हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे, आपने देख ही लिया होगा साइंस की क्लास रहने वाली है ये आपके चंडीगढ़ पीआरटी के एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है और ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। आपको पता है इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताया था। मैंने आपको मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है एंड देन उसके साथ साथ जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन सब के बारे में बता दिया था। आज हम जानेंगे कुछ मेटल्स के बारे में, उनके कौन से अयस्क हैं या उनके क्या यूज है, उन सब के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। मान लो हमारी ये क्लास ज्यादा लेंथी नहीं होती है तो मैं इसमें आपको मिश्र धातुओं के बारे में भी पढ़ाने वाली हूँ। तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आपके 15 नंबर की जो है 15 मार्क्स की साइंस है वो आपके एग्जाम में आती है। तो आपकी जो ये केमिस्ट्री की क्लासेस है ना, ये इसके बाद में आप ऐसा लगाकर चले कि केमिस्ट्री की 4 से 5 क्लासेस होंगी जिसमें आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम या तो बायोलॉजी स्टार्ट कर देंगे या फिर फिजिक्स को स्टार्ट कर देंगे। फिजिक्स थोड़ी सी टफ होती है एज कम्पेयर टू बायोलॉजी, बट बायोलॉजी में से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ देख लेंगे हम दोनों में से किस में कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले पढ़ना है। तो यहाँ पर कुछ मेटल्स लिखी हैं, उनके ओड्स लिखे हैं, तो ये आपको मैं बता देती हूँ आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ मेटल्स लिखे हैं, ओड्स लिखे हैं, इनके जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इनके क्या क्या यूजेस हैं, क्या ओड्स हैं, ये सारी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद ये मिश्र धातु का टॉपिक अलग से, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलने वाला है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मान लो अगर हमारी क्लास लेंथी नहीं होती है तो इससे भी हम आज की क्लास में ही, मैं पूरी कोशिश करूंगी इसको आज की क्लास में कंप्लीट करने का, क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ कि आपका जो सिलेबस है ना वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। आपका एग्जाम ऐसा लगाकर चलिए दिसंबर जो है, दिसंबर के स्टार्टिंग में हो जाएगा। ये मानकर चलो कि आपका एग्जाम जो है दिसंबर स्टार्टिंग में हो जाएगा, चाहे वो कभी भी हो, आप ऐसा लगाकर चले, तभी आपका जो सिलेबस है ना वो जल्दी कवर हो पाएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा कि आप जितना जल्दी हो अपना सिलेबस कवर कर लें। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर मेटल्स। सबसे पहला जो लिखा है सोडियम, Na लिखा है मैंने सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है, और इसके साथ साथ इसका एटॉमिक मास की अगर हम बात कर लेते तो इसके दुगने से 1 ज्यादा है, यानी कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 23 है। इसका जो कलर है वो कैसा होता है, चांदी के जैसा रंग होता है, जैसे सिल्वर का कलर होता है ना व्हाइट व्हाइट सा, वैसा ही सोडियम का कलर होता है। और सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हम खुले में नहीं रखते, इसको हम तेल में डुबो कर रखते हैं। अगर हम इसको खुले में रख लेते तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है और ये आग पकड़ लेती है। इसके कुछ और हैं, जैसे NaCl है, NaNO3 है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम होता है चिली सोल्ट पीटर, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे ना इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि चिली सोल्ट पीटर का फॉर्मूला बताइए, ऐसे पूछ लेगा NaNO3 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या टिक करेंगे, इसका नाम है चिली सोल्ट पीटर। इसके बाद है बोरेक्स, बोरेक्स का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, Na2B4O710H2O, ये क्या है, बोरेक्स का फॉर्मूला है। इसके साथ सोडियम कार्बोनेट भी इसी से मिलता है, Na2CO310H2O, तो ये सोडियम कार्बोनेट है। ये मैं आपको सारा पढ़ा चुकी हूँ पहले भी, बट इसमें भी हमें पढ़ना होता है तो मैं आपको दोबारा से पढ़ा रही हूँ क्योंकि इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम की जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 13 होता है। इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा, 27, 36 से 1 ज्यादा है। ऊपर मैंने आपको क्या बताया, सोडियम बताया, उसका एटॉमिक नंबर मैंने आपको 11 बताया, लेकिन उसका एटॉमिक मास क्या था, इसके मल्टीप्लाई से 1 ज्यादा, इसके दुगने से 1 ज्यादा, यानी कि इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 23 है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है, लेकिन इसके एटॉमिक मास की बात हम करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका दुगना करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। 13 2 26 एंड 1 27। एल्यूमिनियम आपको पता है, आपने देखा होगा आपके घरों में एल्यूमिनियम की बाल्टी वगैरह होगी, तो एल्यूमिनियम जो है वो भी कैसा होता है, सिल्वर के जैसा होता है। ठीक है, भूप्रकृति में सबसे अधिक 3rd नंबर पर पाया जाता है। तीसरे नंबर पर सबसे अधिक पाए जाने वाला सब्सटेंस कौन सा है, एल्यूमिनियम है। पहले नंबर पर जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऑक्सीजन मिलती है एंड देन सिलिकॉन मिलता है, तो ये दोनों जो है ये 1st 2nd स्थान पर आते हैं। उसके बाद में 3rd स्थान पर आपके एल्यूमिनियम आता है, जो भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इससे हमें क्या मिलता है, इसके ओर्स क्या है, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज किसमें करते हैं, Al2 AlCl2 होता है, Al2Cl3 ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का। इसका यूज जो है
तो यहाँ पर ये क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका जो ये श्वेत यौगिक है जो आयरन क्लोराइड की उपस्थिति के कारण कैसा दिखाई पड़ता है, पीला दिखाई पड़ता है। यानी कि जो आयरन क्लोराइड्स है उनकी यहाँ पर क्या हो जाती है, प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा दिखाई देने लगता है, आयरन की वजह से इसका कलर येलो दिखाई देने लगता है। इसका यूज किसमें करते हैं, फ्लैश लाइट्स वगैरह जो यूज करते हैं, जैसे आपके फोन की फ्लैश लाइट है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज आपसे पूछा जाए तो फ्लैश लाइट में होता है, किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का। इसके बाद Al2SO43 की बात कर लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट की। एल्यूमिनियम सल्फेट का जो यूज है वो किसमें किया जाता है, रंगाई में, छपाई में, इन सब चीजों में इसका यूज होता है। जैसे आप अपनी जो दुपट्टे वगैरह हैं वो भी कलर कराने जाते होंगे तो उनमें किसका यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज हो रहा है। इसके बाद है पोटेशियम एल्यूमिनियम, K2SO4 Al2SO43, ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपके फिटकरी का फॉर्मूला है। अब सीधा एग्जाम में पूछ लेगा कि फिटकरी का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या टिक करेंगे, K2SO4 Al2SO43, ठीक है, K2SO4 Al2SO43 पानी के शोधन में, रोगाणुनाशक में, इन सब में यूज किया जाता है, पानी को प्योरीफाई करने में इसका यूज होता है। इसका नाम क्या होता है, पोटाश एलम भी से कह देते हैं, और इसका नाम होता है फिटकरी। इसको क्या कह देते हैं हम, फिटकरी भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, K2SO4 Al2SO43 होता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कैल्शियम। अब कैल्शियम का मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, बट एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन अब इसका एटॉमिक मास देखो अब कितना है, इसका दुगुना ही है, 40 है। वहां पर क्या था, एक एक ज्यादा था, तो यहाँ पर इसका ब्लॉक चेंज हो गया होगा। तो परमाणु जो नंबर है यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 20 है, एटॉमिक मास कितना है, 40 है। और ये भी क्या होता है, हाई रिएक्टिव होता है। इसमें इसके जो ओर्स है, इसके जो मतलब इससे क्या क्या बनता है, जैसे CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम क्विक लाइम या बिना भुजा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। इसके बाद CaCO3 है, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये जो सफेदी वगैरह आप कराते हो उसके बाद जो एक चमक सी परत आती है वो इसी की वजह से होती है, इसी की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। जो एग देखते हैं, अंडा होता है, अंडे के बाद जो व्हाइट कलर की परत होती है वो भी किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। तो इसको हम कहते हैं भुजा हुआ चूना। इसके बाद है CaOCl फिर Cl, ये फॉर्मूला है आपका ब्लीचिंग पाउडर का, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl Cl ब्लीचिंग पाउडर, तो इतना आपको याद रख लेना है। इसके बाद ये वाले मैंने आपको सारे पढ़ा दिए थे, तो मैंने यहाँ पर बार बार नहीं लिखे हैं, आपने 3-4 बार वो क्लास देख लियो, मतलब 2-3 बार मैंने आपको रिवाइज कराया था वो। इसके बाद है CaSO4 2H2O, जहां पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स है उसका नाम क्या है, जिप्सम है। जहां पर वाटर का हाफ मॉलिक्यूल है उसका नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ये सब किससे बन रहे हैं, कैल्शियम से बन रहे हैं, ठीक है। तो इतना याद रख लेना है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक मास 40 है। तो 3 हम पढ़ चुके हैं, तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब हम चलते हैं मैग्नीशियम पर। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 12 है। एटॉमिक मास की बात की जाए तो इसका दुगुना है यानी कि 24 है। ये भी चमकदार होता है और कैसे कलर का होगा, भूरे रंग का होता है। पानी में अपने वाटर में जो हार्डनेस देखी होगी, या फिर जो जैसे आपके जो क्या कहते हैं उसे, कपड़े धोते हैं जब हम, उसमें जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये मैग्नीशियम जो है ना, यहाँ पर ये 7th लार्जेस्ट नंबर में पाया जाता है भूपर्पटी में, अर्थ में सबसे ज्यादा 7th स्थान पर पाया जाता है। इसके जो एसक है MgSO4 है, इसको एप्सम लवण कहते हैं, एप्सम लवण के रूप में पाया जाता है। MgCl2 जो है ये जल में ज्यादा विलय है। इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है MgOH2, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका यूज हम ना एंटी एसिड्स के रूप में करते हैं, जब हमारे पेट में जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है तब हम किसका यूज कर लेते हैं, MgOH2 यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक मास मैंने आपको बताया इसका दुगुना 24 है, मटमैले कलर का होता है, चमकदार होता है, भूरा रंग होता है, 7th नंबर पर सबसे ज्यादा भूपर्पटी में पाया जाता है। एंड देन इसमें हमें पढ़ना है MgOH2, ठीक है, जिसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हमारे एंटी एसिड की तरह काम करता है और हमारी पेट की एसिडिटी को दूर करने का काम करता है। तो आई होप यहाँ ये वाला भी समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद कॉपर के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 23 है, और इसका एटॉमिक मास देखो कितना है, 63 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज्यादा हो गया, तो एटॉमिक मास इसका ज्यादा है तो 63 है। ये मुलायम होता है, आघातवर्धक होता है। इसके जो एसक है CuSO4, इसको हम क्यूप्रिक सल्फेट कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसको नीला थोथा भी कह सकते हैं, नीला कसीस कहते हैं, ब्लू विट्रोल
विट्रॉयल भी कहते हैं, तो इसके अलग अलग नाम है, इसके नाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो CuSO4 क्यूप्रिक सल्फेट यानी कि नीला थोथा, नीला कसीस या फिर ब्लू विट्रॉयल के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इसका नाम क्या है, CuSO4 है। कॉपर सल्फेट कह लो, क्यूप्रिक सल्फेट भी हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद चांदी के बाद कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। आपको पता है सबसे गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का आपके चांदी होती है। चांदी के बाद में जो कॉपर है वो सेकंड नंबर पर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर है वो देखो 25 है, लेकिन यहाँ पर इसके दुगने से 5 ज्यादा हो गया, तो इनके जो ब्लॉक्स वगैरह वो चेंज होते रहते हैं, तो इनका नंबर भी बढ़ जाता है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो 25 है, लेकिन एटॉमिक मास की बात की जाए तो 55 है। मटमैला होता है, चमकदार होता है। इसका जो ऐसा है KMnO4 के बारे में आपने सुना होगा, जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं। जब हम छोटी क्लास में तो इसके बारे में पढ़ते थे, 10th क्लास में था शायद ये टॉपिक, जब हम उस गाइड में से रट्टे लगाते थे इसके बारे में। तो ये वाला मुझे तब का याद है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसे लाल दवाई के रूप में हम जानते हैं। जैसे पानी वगैरह है दूषित हो जाता है तो उसके उपचार में इसका हम यूज करते हैं। तो KMnO4 का यूज कहाँ किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट है ये, लाल दवाई के रूप में हम इसका यूज करते हैं दूषित पानी के उपचार में, ठीक है। इसके बाद हम आयरन के बारे में जान लेते हैं। आयरन जो है इसका सिंबल क्या होगा, Fe होगा। एटॉमिक नंबर देखो कितना है, 26 है, और एटॉमिक मास इससे कितना हो गया, 30 ज्यादा है। तो एटॉमिक मास कितना ज्यादा है, 56 है, सॉरी 26, और यहां पर हम ऐड करेंगे यहाँ पर 30, ठीक है, 6 और 5, हाँ ठीक है, तो 30 ज्यादा है। इसके बाद Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, मैथ कमजोर है मेरा, कभी हंसने लग जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है, लाल भूरा चूर्ण होता है, लोहे की जंग का क्या है, ये प्रमुख तत्व होता है, ठीक है। इसके बाद ये सबसे अधिक, ये ऐसी मेटल होती है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जा रही है आयरन। तो आयरन का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। लोहे के जंग का प्रमुख तत्व Fe2O3 होता है, इसको आयरन ऑक्साइड के रूप में हम जानते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो Fe2SO4 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है इसमें। तो FeSO4 7H2O हेमेटाइट जो है वो बेस्ट क्वालिटी का आयरन होता है। इसके बाद मैग्नेटाइट Fe3O4 है। तो बेस्ट क्वालिटी का आयरन पूछा जाएगा तो आप क्या टिक करेंगे, हेमेटाइट टिक करेंगे, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। आयरन से स्टील बनता है, जब हम आयरन में कॉपर मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ये स्टील के बराबर होता है, तो हमें स्टील मिलता है। स्टील क्या है, जब आयरन में कॉपर ऐड होता है तो स्टील मिल जाता है। इसके बाद पारा की बात करते हैं, मरकरी की। तो मरकरी क्या है, यहाँ पर Hg होता है, इसका सिंबल क्या होता है, कईयों को तो मरकरी का सिंबल नहीं पता होगा, तो मरकरी का सिंबल Hg होता है। इसको हम कहते हैं क्विक सिल्वर। क्या है ये हमारा, क्विक सिल्वर है। एटॉमिक नंबर देखो 80 है, लेकिन एटॉमिक मास देखो कितना ज्यादा है, 200 है। और पारा विश्व भर में सिनेबार की फॉर्म में पाया जाता है। इसका ऐसा पूछा जाएगा तो सिनेबार टिक करना होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सिनेबार से क्वेश्चन आता है। तो सिनेबार किसका ऐसा होता है, मरकरी का होता है, तो आपको ये टिक कर लेना है। तो सिनेबार इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें यहाँ पर HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड संक्षारक शोधक के रूप में यूज किया जाता है। ये कैसा होता है, विषाक्त पॉइजनस होता है, जहरीला होता है HgCl2। इसका यूज चमड़े वगैरह में, लकड़ी वगैरह को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। तो Hg क्या, इसका नाम क्या है, क्विक सिल्वर है, ठीक है। इसको सिनेबार एसिड के रूप में ये पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में किसके रूप में पाया जाएगा, सिनेबार के रूप में। अब हम आ गए हैं सिल्वर पर, चांदी पर। चांदी का एटॉमिक नंबर 47 एंड एटॉमिक मास 108 है। सबके याद करने की नीड नहीं है, तो आपको बस नंबर याद रख लेने हैं। एटॉमिक नंबर कितना है, 47 है। सिल्वर नाइट्रेट, यहां से हमें क्या मिल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। AgNO3 जो है इसे लूनार कास्टिक के नाम से जाना जाता है। इसको ना हम किस में रखते हैं, जो रंगीन बोतल्स होती हैं उनमें AgNO3 को स्टोर करके रखा जाता है। जो आप वोट देने जाते हैं, जब आप वोटर जो आपके यहाँ पर शाही लगाता है वो किसकी होती है, AgNO3 की होती है। आपने देखा होगा कि बहुत टाइम तक नहीं उतरती, इतनी ज्यादा डार्क होती है। तो AgNO3 में किस में यूज किया जा रहा है, ये वोटर में, वोट की जो शाही होती है उसमें AgNO3 का यूज किया जाता है। और AgS जो है ये सिल्वर पर जंग लगना होता है, तो सल्फर वगैरह की वजह से जंग लग रहा है, ठीक है। तो आई होप यहां तक के जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, जितनी मेटल्स मैंने आपको समझाई हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी एलॉय के बारे में, मिश्र धातु के बारे में। तो कभी आप सोचो क्लास लेंथी हो गई, अभी तो 15 मिनट्स की क्लास हुई है, तो इस क्लास को भी कर लेते हैं, शायद आपकी 30 मिनट्स की क्लास हो जाएगी। तो आपके लिए हेल्पफुल है, ये यूजफुल है। जितना ज्यादा कंटेंट आपको एक क्लास में मिलेगा वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है, आप ही का उसमें फायदा है।
मुझे क्या है, मुझे तो बोलते जाना है ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर लिखा है एलोय। एलोय का मतलब होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है, जो धातुओं का और अधातुओं का आपस में क्या होती है, एक संगठन होती है, एक मिश्रण होता है, जो एक कंपाउंड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या है, मिश्र धातु, यानी कि एलोय है। एक धातु का अन्य धातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु क्या होती है, कंपाउंड तथा विलयन, एक विलयन सॉल्यूशन के रूप में भी पाई जा सकती है और एक कंपाउंड यानी कि यौगिक के रूप में भी पाई जा सकती है। अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखे हैं कुछ मिश्र धातु लिखी है, उनके कंपोजिशन किस किस से मिलकर बने हैं, उनके क्या क्या यूज है, तो ये सारे आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ पर लिखा है कांसा। कांसा क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है, जो मानव द्वारा निर्मित, ये जो मानव है ना, इंसान ने सबसे पहली जो मिश्र धातु बनाई थी, जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ पर आदि मानव का समय था, तो उसने क्या किया था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में इन्होंने तांबा लिया, टिन लिया, उन दोनों को जोड़कर क्या बना दिया, कांसा बना दिया, तो उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया था। तो कांस्य क्या है, ब्रॉन्ज होता है, मानव द्वारा निर्मित क्या है, पहली मिश्र धातु है। तो इसमें क्या आएगा, तांबा और टिन आते हैं। इसको बस मैंने ऐसे याद करने के लिए लिखा है, टी टी इज इक्वल टू के लिखा है। इसका सिंबल होता है Cu एंड टिन का Sn। तो कॉपर और टिन का मिश्रण क्या होगा, कांसा होगा। इसको आप टी टी इज इक्वल टू के से याद रख लेना, ठीक है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, तांबा और टिन बराबर कांसा। एग्जाम में दिया गया होगा, तांबा होगा, टिन होगा, क्या होगा, तो पहले वाले को कैसे याद रखेंगे आप, टी टी इज इक्वल टू के, ठीक है। तांबा प्लस यहाँ पर टिन इज इक्वल टू क्या है, कांसा है। इनका जो यूज है वो किसमें किया जाता है, मूर्तियां बनाने में, सिक्के बनाने में और बर्तन वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। तो कांसा क्या, ये ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज किससे मिलकर बन रहा है, तांबा से, और यहाँ पर टिन से, दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है हमारे पास में, कांसा बन रहा है। इसका यूज किसमें हो रहा है, मूर्तियों में, सिक्के और बर्तन बनाने के निर्माण में इसका यूज हो रहा है। इसके बाद है पीतल। पीतल क्या होता है, इसे हम ब्रास कहते हैं। ये किससे मिलकर बनता है, तांबा और जिंक से मिलकर बना है। वो किससे मिलकर बना था, टिन से मिलकर बना था। ये किससे मिलकर बना है, जिंक से। तो पीतल में क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ब्रास किससे या फिर पीतल किससे मिलकर बना है, तांबा प्लस जिंक से मिलकर क्या बन गया, हमारा पीतल बन गया, ठीक है। तो तांबा जिंक बराबर पीतल, तो ऐसे याद रखना, तांबा जिंक बराबर पीतल। 2-3 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा, तांबा जिंक बराबर पीतल। ऊपर वाला क्या था, टी टी इज इक्वल टू के। पीतल का क्या है, तांबा जिंक बराबर पीतल। इसका यूज जो बैंड बाजे वगैरह बनाने में किया जाता है, जो मंदिर की घंटियां होती हैं, बर्तन होते हैं, मूर्तियां होती हैं, उन सब में पीतल का यूज होता है। और इसके बर्तन वगैरह भी बनाए जाते हैं। पहले टाइम में पीतल के बर्तन देखे होंगे आपने, येलो येलो से कलर के बर्तन होते थे, तो वो किससे मिलकर बने होते हैं, बहुत कॉस्टली भी बिकते थे वो, ठीक है, कॉस्टली होते थे वो बर्तन। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉपर और जिंक से मिलकर बनते हैं वो। इसके बाद आ जाता है गन मेटल। गन मेटल जो है, ये मूर्तियां बनाने में, बटन बनाने में, इन सब चीजों में इसका ज्यादा यूज हो रहा है। तो गन मेटल जो है, ये किस किस से मिलकर बनी है, यहाँ पर कॉपर है, ठीक है, कॉपर के साथ साथ टिन है, टिन के साथ साथ जिंक है। अब ये तीनों ऐड हो गए, ऊपर वाले तीनों ऐड हो गए, साथ में कहीं कहीं किसी बुक में इसमें लेड को भी ऐड किया गया है। तो इसका यूज मूर्तियों में और बटन बनाने में यूज हो रहा है। तो गन मेटल जो है, ये ऊपर के तीनों ऐड हो जाएंगे इसमें। गन मेटल में कॉपर भी आ जाएगा, गन मेटल में जिंक भी आ जाएगा, गन मेटल में यहाँ पर टिन भी आ जाएगा, और इसके साथ साथ आपके एक नया ऐड हो रहा है पीबी। पीबी कहीं कहीं पर लिखा है। तो गन मेटल 4 धातुओं से मिलकर बना है। यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन में दिखाई देगा उसे ही टिक कर देना, तांबा, टिन और जिंक, और साथ साथ यहाँ पर पीबी है, ठीक है। तो गन मेटल 4 से मिलकर बना, ऊपर की 3 और एक नई, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, शोल्डर। शोल्डर जो होता है, इसे टांका के नाम से जानते हैं। जो ये आपके यहाँ पर जैसे धातुएं वगैरह होती है, जैसे आपकी मेटल्स होती है, आप वेल्डिंग वगैरह कराने जाते हैं तो उसको जोड़ते हैं, 2 धातुओं को जोड़ने में काम आता है ये। शोल्डर क्या होता है, टांका होता है। तो यहाँ पर टिन और लेड का मिश्रण क्या है, शोल्डर है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट टाइम बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो शोल्डर क्या आएगा, शोल्डर में क्या होता है, टिन होता है और लेड होता है। टिन क्या है, Sn होता है, लेड का नाम क्या है, Pb है। तो धातुओं को जोड़ने में किसका यूज किया जाता है, शोल्डर को यूज किया जाता है। टांका इसका नाम है, इसमें क्या यूज होता है, एक टिन यूज होता है और एक लेड यूज होता है। तो Sn प्लस Pb का यूज किस में होगा, शोल्डर में होगा, ठीक है। शोल्डर इज इक्वल टू SnPb, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। बेल मेटल क्या है, बेल मेटल जो है ये तांबा से और टिन से मिलकर बनी है। तो ये भी याद रखना है, बेल मेटल किससे मिलकर बने हैं,
तांबा से, टिन से, घंटी और बर्तन में इसका यूज किया जाता है। डच मेटल जो है ये तांबा से और जस्ता से मिलकर बनी है। इसका यूज पता है कहाँ होता है? धातु की पतली चादर, जैसे आपने पढ़ा होगा सोने की पतली चादर बनाई जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर सोने की जो पतली परत है उसको बनाने में भी यूज होता है। जैसे उसी तरीके से क्या की जाती है, धातु की पतली चादर बनाई जाती है। तो यहाँ पर डच मेटल जो होती हैं ये किसमें यूज होती है? धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी परत बनाने में, सोने जैसी चादर की परत बनाने में इनका यूज किया जाता है। इसके बाद है धब्बा रहित इस्पात, इसको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टील किससे बनता है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, स्टील बनता है आयरन से और साथ साथ कॉपर से। तो ये दोनों तो इसमें आएंगे क्योंकि स्टेनलेस स्टील है। अब स्टेनलेस स्टील का फॉर्मूला आयरन प्लस कॉपर, तो आयरन भी हो गया, कॉपर भी हो गया। इसके साथ साथ क्रोमियम भी ऐड किया जाता है और निकेल भी ऐड किया जाता है। तो नए कौन कौन ऐड किए गए हैं? क्रोमियम और निकेल। तो इसमें क्या क्या आया यहाँ पर? आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। तो ये चार चीजें आएंगी स्टेनलेस स्टील में। एक आयरन और कॉपर तो है ही है, उसके साथ में दो नए हैं, क्रोमियम और निकेल। ये जैसे आप घरेलू सामान वगैरह बनाते हैं, इसके साथ साथ जो सर्जिकल यानी कि जो जैसे आपके उपकरण बनते हैं शल्य चिकित्सा वाले, जैसे सर्जरी वगैरह करते हैं, उनके जो उपकरण बने हुए होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आएगा? Fe प्लस Cr प्लस Ni प्लस C, ठीक है। यहाँ पर आयरन और कार्बन को एक साथ याद रखना है, निकेल और क्रोमियम को आपको एक साथ याद रखना है। इसके बाद है क्रोम स्टील। क्रोम नाम है तो क्रोमियम होगा इसमें, ठीक है। स्टील नाम है तो आयरन और कॉपर होगा, साथ साथ यहाँ पर मैग्नीज भी है। तो क्रोम स्टील में क्या क्या यूज किया गया है? क्रोमियम का यूज होगा, क्रोम नाम है तो। स्टील है तो यहाँ पर आयरन होगा, साथ में कॉपर होगा। एक नया सब्सटेंस क्या यूज कर दिया यहाँ पर? मैग्नीज। तो ये याद रख लेना, और सेम इनमें भी इसका यूज होता है। इसके बाद है मैग्नीलियम। अब मैग्नीलियम नाम से ही पता लग रहा है, देखो मैग्नीलियम, मैग मतलब मैग्नीशियम, नेलियम मतलब एल्यूमिनियम, और एक नया है आयरन। तो मैग्नीलियम जो है वो किससे मिलकर बना है? मैग्नीशियम से, एल्यूमिनियम से और आयरन से। धातु के जो दर्पण वगैरह बनाए जाते हैं, साइंटिफिक उपकरण बनाए जाते हैं, उनमें किसका यूज होता है? मैग्नीलियम का यूज होता है। तो आपको इतना याद रखना है, मैग्नीलियम क्या है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन। धातु के दर्पण, साइंटिफिक उपकरण वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रेशर कुकर वगैरह है, वायुयान का जो ढांचा है वो किसका बना होता है? ड्यूराल्यूमिन का बना होता है। तो ये भी आपको डबल स्टार लगा देना है, इंपॉर्टेंट है। ये किसका बना होता है ड्यूराल्यूमिन? एल्यूमिनियम का, कॉपर का, मैग्नीशियम का और मैग्नीज का। तो ये याद रख लेना है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज किसके बने होंगे? क्या बना होता है इससे? ड्यूरेलियम। ड्यूराल्यूमिन प्रेशर कुकर बनाने में और वायुयान का ढांचा बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद ये हमारा लास्ट पेज है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जर्मन सिल्वर भी पूछा जाता है, और कई बच्चे क्या करते हैं, गलती से ना सिल्वर देखते हैं इसमें सिल्वर टिक कर देते हैं, बट इसकी एक बात है कि इसमें सिल्वर ही नहीं होता है, नाम इसका क्या है? जर्मन सिल्वर है। सॉरी 1 सेकेंड हमारा ये चला गया। तो यहाँ पर ये क्या है? जर्मन सिल्वर है। लेकिन जर्मन सिल्वर की एक बात है कि इसमें सिल्वर ही नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सिल्वर देखते इसमें सिल्वर टिक कर देते हैं। नाम इसका जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें सिल्वर ऐड नहीं है। किससे मिलकर बना है? ये कॉपर से, जिंक से और निकेल से मिलकर बना है। तो कॉपर, जिंक तो आएंगे इसमें, इसके साथ साथ इसमें निकेल भी ऐड होता है। हीटिंग कोयल्स जो तार्स वगैरह होती है उनको बना इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है क्रोम वैनेडियम स्टील, इसको बस ऐसे ही रीड कर लेना। ये बनता है आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन से। पहियों की जो एक्सल होते हैं वो इसके बनाए जाते हैं। आगे टंगस्टन स्टील जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें टंगस्टन, आयरन और कार्बन ऐड होते हैं। ये रॉकेट्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है टंगस्टन स्टील का। तो इसमें टंगस्टन होगा, स्टील है तो इसमें जरूर आयरन और कार्बन भी होंगे। तो रॉकेट्स में इसका यूज होता है। अब इसके बाद है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है तो यहाँ पर ब्रॉन्ज नहीं है, यहाँ पर क्या है? एल्यूमिनियम है और कॉपर है। आभूषण और पेंट निर्माण में इनका यूज हो रहा है। नाइक्रोम की बात कर लेते हैं तो निकेल होगा, नाइक्रोम है तो निकेल है, क्रोम है तो क्रोमियम है, और इसके साथ साथ इसमें आयरन भी शामिल है। तो ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये जर्मन सिल्वर मैंने वापस से लिख दिया है। यूटेंसिल्स जो आपके घरेलू सामग्री होती है, जो आपके ये वायर्स वगैरह होते हैं, उनमें जर्मन सिल्वर का यूज होता है। तो आई होप यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एक बार रिवाइज करा दूं मैं आपको, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बस मिश्र धातु रिवाइज कर लेते हैं। ये मत सोचना कि बोर हो गया है, बहुत लेंथी क्लास हो गई है, अब हमें नहीं देखनी है। आपके लिए ही हेल्पफुल है ये। मुझे क्या शौक है बार बार इसको रिपीट करने का, मैं भी तो बोल बोल कर थक जाती हूँ, बट ये आपके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि आपको एक बार रिपीट करा दिया जाए।
तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कांसा। कांसा के लिए मैंने आपको बताया था TT इज इक्वल टू K होगा। तो कांसा को कैसे याद रखेंगे? TT इज इक्वल टू K। फिर मैंने आपको बताया पीतल। पीतल को हमने याद रखा था तांबा जिंक बराबर पीतल, ठीक है। CuZn बराबर है पीतल के। तो ब्रास में क्या आ जाएगा? यहाँ पर Cu जिंक बराबर पीतल, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा है गन मेटल। गन मेटल में क्या यूज किया जाता है? अब ऊपर के तीनों आ जाएंगे, कॉपर आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, टिन आ जाएगा। फिर एक नया ऐड हो जाएगा यहाँ पर Pb यानी कि लेड। इसके बाद है सोल्जर। सोल्जर टांग का होता है, इसमें अलग धातुएं यूज हो रही है, जैसे टिन यूज हो रहा है और लेड यूज हो रहा है। इसके बाद बेल मेटल बताया था, तांबा और टिन यूज होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो तांबा और टिन यूज होगा बेल मेटल में। डच मेटल की बात की जाए तो तांबा और जस्ता किसमें यूज हो रहा है? डच मेटल में यूज हो रहा है। इसके बाद धब्बा राइट स्टेनलेस स्टील वाला इंपॉर्टेंट था, तो इसमें यहाँ पर आयरन आएगा और साथ साथ कार्बन आएगा। इनके साथ साथ क्रोमियम और निकेल का भी इसमें यूज होगा। इसके बाद है क्रोम स्टील। क्रोम स्टील में आएगा क्रोमियम, स्टील है तो आयरन और कार्बन, साथ साथ मैग्नीज का यूज होगा। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इसके साथ साथ आयरन है, ठीक है। इसके बाद ड्यूरेलियम में क्या है? यहाँ पर एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। इसके बाद हमने पढ़ा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर की एक बात है कि इसमें सिल्वर ही शामिल नहीं है, कॉपर है, जिंक है और निकेल है। क्रोम वेनेडियम स्टील में आयरन है, क्रोमियम है, कार्बन है और मैग्नीज है। जहां भी आपको स्टील दिखेगा वहां आयरन और कार्बन आएगा। टंगस्टन स्टील में है टंगस्टन और साथ साथ क्या है? आयरन और कार्बन। इसके साथ साथ एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में कॉपर और एल्यूमिनियम है। नाइक्रोम में क्या होगा? निकेल होगा, क्रोमियम होगा और आयरन होगा। अब ये जर्मन सिल्वर वापस से लिखा गया। तो आपकी क्लास जो है वो आज की यहीं पर खत्म होती है। 30 मिनट्स की भी क्लास नहीं हुई आपकी, 27 या 8 मिनट्स की क्लास है ये आपकी। तो आपको मतलब ये क्लास जो है देख लेनी है पूरी अच्छे से, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट भी है। जितनी भी क्लासेस मैं आपको करा रही हूँ सारी एनसीईआरटी बेस है और सारी की सारी क्लासेस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी क्लासेस देखनी है, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। 4 से 5 क्लासेस और होंगी और हमारी केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको फिजिक्स या फिर आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे सिर्फ हम वही पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप किसी बुक से रिवाइज करना चाहो तो आप बुक से भी रिवाइज कर सकते हो। कभी आपका एग्जाम और फिर बाद में मेरे सिर पे आके ठिकरा फोड़ो कि आपने पढ़ाया था, ये हो गया वो हो गया। तो आप अपने आप से भी अपनी प्रिपरेशन कीजिए। इतना जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको पेड क्लासेस में भी इतना कोई नहीं कराएगा जितना मैंने आपको करा दिया है। तो जिसने बैच नहीं भी ले रखा उसके लिए भी कितना बेनिफिट हो गया है। तो आप जो है वो हमारे चैनल के साथ लास्ट तक बने रहें, देखते रहें क्लासेस को, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।